अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसे जैसे पंजाब असम्बली को तोड़ने पर अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं, वैसे ही वफाकी इत्तेहादी हुकूमत अब जारहाना अंदाज भी अपनाती हमें नज़र आ रही है। लॉन्ग मार्च तक इमरान खान की सियासी हिकमत अमली से हुकूमत पर खासा एक दबाव देखने में आ रहा था। जब इमरान खान ने पंजाब और KPK की असम्बलियों को तोड़ने का ऐलान किया तो मरकजी हुकूमत असम्बलियों को बचाने और फिर मुज़ाकरात की बात भी करने लगी। लेकिन जैसे ही पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली में अपना मशवरा शामिल किया, मोनस इलाही ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अभी असम्बलियों को काम करके डिलीवर करना चाहिए, तो मरकजी हुकूमत के रहनुमाओं को जैसे कि इशारा मिल गया हो और वो असम्बलियाँ तोड़ने पर अब इमरान खान को चैलेंज करने लगे हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ को ये चैलेंज किया है कि अगर मगर ना करें, अगर हिम्मत है तो असम्बली अब तहलील करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि खान साहब अगर मगर को छोड़ें, असम्बली तोड़ें। फवाद चौधरी साहब कभी 20 तारीख देते हैं, कभी 30 तारीख देते हैं, छोड़ें इन तारीखों को। आप असम्बली तोड़ें और पंजाब का इलेक्शन करवाएं, इसी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। ये जो आप समझे बैठे हैं कि जी मेरी पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन तो मैंने ही जीतना है, आपको समझ लग जाएगी। हम आपको पंजाब में जो है वो भरपूर तरीके से जो है शिकस्त से जो है वो दो चार करेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नवाज वाकई इलेक्शन के लिए तैयार है या उन्होंने ये भांप लिया है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग में से कुछ लोग नहीं चाहते कि असम्बलियों को इस वक्त तोड़ा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत इलेक्शन पर बात नहीं करती तो 21 दिसंबर को हम KPK और पंजाब की असम्बली हम तहलील कर देंगे। ये बात इमरान खान भी कर चुके हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि काफ लीग तो शायद पंजाब असम्बली तहलील करने के हक में नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि काफ लीग अगर PTI के साथ है तो उसे असम्बली तहलील करना पड़ेगी। क्या कहा फवाद चौधरी ने, जरा देखिए। MLQ जो है उसने भी फैसला करना है कि आगे इलेक्शन में उनको क्या सूट करता है। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। चौधरी साहब का बड़ा वाज़े और मोनस साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि वो PTI के साथ रहेंगे और PTI के अगर साथ रहना है तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी। PTI के साथ रहना तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी, यहाँ तक भी नौबत पहुँच चुकी है। काफ लीग के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही मुसलसल ये कह रहे हैं कि जिस वक्त इमरान खान कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे, ये उनकी अमानत है, मगर साथ वो ये ख्वाहिश भी रखते हैं, बल्कि मशवरा भी देते हैं कि मार्च तक असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि मार्च के आखिर तक वो पंजाब और KPK में नए इलेक्शंस चाहते हैं, जिसके लिए वो इसी महीने असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। एक तरफ पंजाब असम्बली तोड़ने पर शकूक व शुबहात उठना शुरू हो गए हैं, तो दूसरी तरफ KPK से भी कुछ इसी तरह के मशवरे सामने आ रहे हैं। PTI के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है कि पंजाब असम्बली तहलील होने तक KPK असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अगरचे बैरिस्टर सैफ ने बाद में अपना बयान ये कहते हुए वापस लिया कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है, मगर उनके भी इस बयान ने बहुत से सवालात भी पैदा कर दिए हैं। अगर असम्बलियाँ तहलील होंगी तो क्या दोनों सूबों में अर्ली इलेक्शन होगा या फिर सबको आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ सकता है। एक तरफ सियासी जमातों की बयानबाजी जारी है तो दूसरी तरफ वहाँ मुलाकातें भी हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दरमियान मईशत और मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम को लेकर 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। अगरचे इन मुलाकातों का अभी तक तो कोई नतीजा ना निकला ना सामने आया, मगर इन गैर रस्मी मुलाकातों के नतीजे में ये एक उम्मीद सी लगी है कि शायद थोड़ी सी बर्फ़ पिघलने लगी है। अब मुज़ाकरात काम करते हैं या असम्बलियाँ तोड़कर 3 महीनों में इलेक्शन का मैदान सजता है, और फिर क्या ये मैदान सिर्फ 2 सूबों में सजेगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, ये अगर मगर छोड़े, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत कह रही है कि अब आप जो तारीखों पे तारीखें दे रहे हैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपको हम चैलेंज करते हैं कि आप लोग असम्बलियाँ तोड़ें तो सही। तो क्या वजह है कि आप लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और जिस तरह के शकूक व शुबहात वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को लेकर पैदा हो गए हैं कि शायद वो भी नहीं चाहते, वो भी आपको यही मशवरा दे रहे हैं कि अभी इंतज़ार करें, अभी डिलीवर करें, तो ये हो क्या रहा है अगर आप लोगों ने असम्बलियाँ तोड़ने का डिसीजन कर ही चुके हैं? क्योंकि अब बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वफाकी हुकूमत तो इलेक्शन कराने को अर्ली तैयार नहीं है, आप लोगों को क्या इंतज़ार है अब? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले तो राना साहब की बात पे जवाब हो जाए, जो उनने चैलेंज किया है। मेरे ख्याल में सियासत में काफ़ी गैर संजीदगी आ गई है, और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, देखें, ये तो सूट टाई लगा के सरकारी गाड़ियों में झंडे लहरा के आ जाते हैं, खर्चा इनका सरकार पे है। लेकिन सिर्फ इस एक बात का जवाब दे दें कि आम आदमी जिसकी 20 या 25 हज़ार रुपए तनख्वाह है, हमारे दौर में महंगाई से तंग था, लेकिन 3 गुना महंगाई बढ़ गई है। उस आम आदमी का कोई सोचा है इन्होंने? और ये जो आपका खजाना आधा रह गया 7 महीनों में, 51% आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया है। तो इस पे आप हमें बताएं कि आपके पास क्या तरीक़ाकार है राना साहब। मैं कहता हूं आप पूरे करें, 8 महीने ये भी लें और अगले भी 3 साल ले लें, लेकिन आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? आपने तो बीच रास्ते मुसाफिर बदल लिया। आप तो कह रहे थे कि आपके पास तजर्बाकार टीम है, एक्सपीरियंस टीम है। तो राना साहब, आप मुझे बताएं क्यों आपको बदलना पड़ा बीच रास्ते? मिफ्ता साहब को उतार के आपने डार साहब को लेके आए। हम पे तो बड़ी तनकीद करते थे कि आपने असद उमर साहब को हटा के तो हफीज शेख साहब लेके आ गए हैं। तो आप हमें बताएं पाकिस्तान को कहां लेके जाना है? ये चैलेंज देना, अगर चैलेंज देने की बात है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि छोड़ें, मैं आपके हल्के फैसलाबाद आता हूं। मेरा आपको चैलेंज है, आप आज इस्तीफा दें। अली मोहम्मद फैसलाबाद में आपके सामने खड़ा है, इंशाल्लाह इलेक्शन में आपको जो नाको चन्ने चबा के छोड़ेगा। ये क्या बच्चों वाली बातें? चैलेंज कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं। अच्छा। ये कोई सुल्तान राय का ड्रामा है? ये कोई स्टेज ड्रामा है? ये कोई बड़ा? अच्छा, अब आप जो मईशत की बात कर रहे हैं ना अली मोहम्मद खान साहब, अब जो डार साहब की मुलाकातें हो रही हैं प्रेसिडेंट से, वो उसमें ये उज़र पेश कर रहे हैं जो किसी हद तक समझ में भी आ रहा है। अब पता नहीं आप लोग इससे क्यों अग्री नहीं कर रहे हैं। वो उज़र ये पेश कर रहे हैं कि अगर मौजूदा सारे सिनेरियो में हम जो है वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले भी जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो मईशत का हाल हुआ है जिसको आप भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो IMF के साथ भी जो मसाइल चल रहे हैं, अब 3-4 महीने का अगर केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो उनके पास क्या मैंडेट होगा कि वो IMF से डील करेंगे? इस वक्त जो IMF के साथ मामलात चल रहे हैं, जाहिर है वो तो कि इलेक्टेड हुकूमत को ही सारे उनके साथ डीलिंग करनी है ना। तो अगर निगरान केयर टेकर सेटअप आ जाता है, क्या वो डील करेगा? IMF उनसे डील करेगा? उनके पास क्या मैंडेट होगा? ये उज़र डार साहब ने पेश किया है अलवी साहब को। ये उज़र बिल्कुल ही नामुनासिब है, क्योंकि जिस तरीके से ये चला रहे हैं इससे तो शायद बेहतर ही चला लें। क्योंकि इस वक्त आपका न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 51% कम हो गया है, बल्कि जिस फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक है, जो बड़े चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं, हम इनके फैसलाबाद में जो हमारा भी है 50,000 पावर लूम स्टार्ट कर गए थे, आधे से ज्यादा बंद हो गए 7 महीनों में। आपकी टेक्सटाइल जो हमारी मेन एक इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, आपका जो है 20% के करीब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। आईटी की 40% से ज्यादा आपकी आईटी के एक्सपोर्ट्स जो हैं आपकी कम हो गई है। फॉरेन रेमिटेंसेस जो आती थी, जो रोशन डिजिटल अकाउंट से आती थी, 48% है मेरे ख्याल में, 40% से ज्यादा फिगर है, वो आपका कम, बाहर से पैसा कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताएं, इन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। वो लोग जो हुकूमत में आके इतनी ब्लेटेंट आप वायलेशन करें। आप मुझे एक बात बताएं, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आप जो है दयानतदारी से काम लें, आप जो है सच्चाई से काम लें। हमारे दीन में क्या है? चोर के हाथ काटने का हुक्म है। और हम क्या कर रहे हैं? 1100 अरब रुपए की हमने अपने आप को रिलीफ दिया है। यानी वो उम्मत, वो कौम, देखें मैं पीटीआई की भी बात नहीं कर रहा, हम में भी 100 खामियां हैं, लेकिन वो उम्मत, वो कौम जिसकी बेंचमार्क क्या है? उसकी बेंचमार्क ये है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ था, बीच चौराहे बीच बाजार हुआ था, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार किया था कि आपकी बात तब मानेंगे जब आप अपनी 2 चादरों का जवाब दें। यहां आके आपने रूल ही चेंज कर दिया कि जवाब सवाल ही नहीं हो सकता। यानी कि मेरे पास अगर 5-6 अरब रुपए की कोई खजाना निकल आए, तो ठीक, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। एक मिनट, ये सारा आपने पाकिस्तान की अखलाकी मयार तबाह कर दिया है। आप ये जो हमारी नस्ल जवान हो रही है, ये जो हमारे 15-20 साल के 22 साल के लड़के लड़कियां जवान हो रहे हैं, इनको क्या पाकिस्तान दे के जा रहे हैं कि फ्री फॉर ऑल है, करप्शन है, पाकिस्तान की मईशत का बटा बैठा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखें,
मैं अगर इस मुल्क से मुखलिस हूं ना, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं पाकिस्तान से बाहर कारोबार करूं और अपना पैसा क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फेवर में नहीं है कि असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाए? वज़ीर आला पंजाब और मोहन सलाई भले ये तो कहते हैं कि आपकी अमानत है, जब चाहें हम आधे घंटे में जो है ना वो 2 मिनट में हम लोग जो है ना वो असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन वो भी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि इस सिस्टम को ऐसे चलना चाहिए, एटलीस्ट मार्च तक तो नहीं छेड़ना चाहिए। तो जब आपके अपने पार्टी के अंदर लोगों की भी ये सजेशन है और आपके सबसे अहम इत्तेहादी भी ये बात कर रहे हैं और अगर हुकूमत भी मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों इस चीज़ पर अड़े हुए हैं? देखिए, मुझे तो बार बार वही इमरान खान साहब की बात याद आती है जो 2018 अक्टूबर में की थी उन्होंने काबीना में। उन्होंने कहा था कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं मुल्क बचाने आया हूं। इन लोगों को शायद पता नहीं है जो रिवायती सियासत करते हैं, कभी उसके साथ, कभी इसके दर, कभी उसके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां से गुजर गया। तो ये लोग तो पत्नी इख्तियार के लिए सारे के सारे जितने भी हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये आए ही हमारा और आपका खून चूसने, इनको पता ही नहीं इमरान खान आया किस लिए। मुझे 2014 का धरना याद है, एक दफा मैंने खान साहब को कोई बात की कि ये उन्होंने कहा यार ये सियासत करियर नहीं है, तो इन लोगों को समझाओ कि मेरे साथ, अगर कुछ लोगों की मैंने बात की थी, इन लोगों को समझाओ कि मेरे साथ सियासत करनी है, मेरे साथ चलना है, तो ये इसको करियर ना समझें, ये एक जद्दोजहद है। ये देखें, हम आए ही क्यों हैं? हम तो कोई रिवाजी सियासत नहीं करने। अगर हमने रिवाजी सियासत करना शुरू कर दी, हमारी भी फिर कोई जरूरत नहीं है। फिर तो ये दो जमातें चट्टे बट्टे फिर आप लोगों ने इनसे डील क्यों की? परवेज इलाही साहब को क्यों फिर आपने वजीर आला बनाने की? मैं किसी का नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा। मुझे तो ये पता है कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि खान साहब की अमानत है, जिस लम्हे कहेंगे मैं दे दूंगा। तो इंसान की एक जबान होती है, मुझे यकीन है जबान के पक्के लोग हैं वो कर देंगे। उन्हें अपनी राय का इजहार किया है कि खत्म होता नहीं देख रहा, लेकिन ये नहीं कहा कि इमरान खान कहेंगे तो मैं इनकार करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखें बड़ी पिक्चर पे एक बात मैं करना चाहता हूं। इस वक्त आपके सामने एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो हम अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद इस सिस्टम के सुधार के लिए स्टेटस को के सामने बिल्कुल इस तरह खड़े हैं और हमने फेस करे। सब लोग जो कहते थे ना कि कोई लाया है, कोई लेके गया है, फलाना है, ये है वो है, इस वक्त एक इमरान खान है और सामने सारी स्टेटस को है। इसको हुकूमत तो इसमें भी अब तैयार बैठी है अली साहब के नया जो सेटअप होगा। सारे तो एक ही गैंग है। आप तो एक ऐसे शहर में खड़ी हो जाएंगी जहां आपको गिला करने का बंदा नहीं मिलेगा। आप जाएंगी किधर, आप अपना पर्चा किधर कटवाएंगी, जिससे पर्चा कटवाएंगी वही जो है उन जुल्म करने वालों का साथी मिलेगा, निकलेगा। इस वक्त एक ही आदमी खड़ा है और उसके साथ हम लोग हैं इस सिस्टम को बचाने के लिए। हमें आप सिस्टम से हटा दे, बाकी तो ये 75 साल फिर आप लोग असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, फिर आप लोग ये डिसॉल्व कर दें। देखें असेंबली डिसोल्यूशन हमारा ये टारगेट नहीं है। असल टारगेट है जनरल इलेक्शन। अगर उस पर ये लोग बात करते हैं, उस पर संजीदगी से गुफ्तगू होती है और जनरल इलेक्शन 3-4 महीने पीछे आ सकता है, मार्च में, अप्रैल में, तो उसके बाद फिर बात आगे चली जाएगी। अदरवाइज सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा की मार्च और में पंजाब की रोजे असेंबली की डिसोल्यूशन हमारे हाथ में, अप्रैल में रोजे ईद है, तो जाहिर है या तो मार्च से पहले सारा कुछ हो या ईद के बाद हो। देखें, ये कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, ये कोई कुरान नहीं है कि उसमें आप तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन उसूली तौर पे हुकूमत ने इसके लिए राजी होना होगा कि यस वी नीड एन अर्ली इलेक्शन विच इज नॉट दैट अर्ली एनी मोर। आप इस वक्त दिसंबर 2022 में खड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि 4.5 साल के करीब तो सिस्टम अपना जो है शेल्फ लाइफ पूरी कर गया, बाकी 6-8 महीने रह गए। उसमें से 3-4 महीने उसको पहले करके अगर हम सिस्टम बचा सकते हैं, अगर हम इस सिस्टम के लोगों का ट्रस्ट बहाल कर सकते हैं और इस पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। सदर पाकिस्तान की जो मुलाकातें, 3 मुलाकातें हो चुकी है डार साहब से, उसका क्यों कोई अभी तक आउटकम नहीं निकल सका? ऐसा क्या वो मांग रहे हैं जो आप लोग नहीं देना चाह रहे हैं? आप लोग ऐसा क्या मांग रहे हैं कि वो नहीं दे रहे हैं? वो तो जाहिर है आप लोग तो जाहिर है इलेक्शन की डेट फॉर ही जो है ना वो मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। वो ऐसा क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग की कोई बात किसी नतीजे तक पहुंच नहीं रही है? देखिए, मैं तो उन तर्जुमानों में से नहीं हूँ जो कंजेक्टिव्स करते हैं और वैसे ही भड़क मार देते हैं। मैं चूंकि उस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं आपको शोर शॉर्ट कोई बात नहीं कर सकता, और अगर मुझे पता होता भी तो मैं ना बताता, क्योंकि सियासी मामलात में ऐसा होता है, बाहर आप अपना पोजीशन पे भी होते हैं, अंदर अगर कोई बात चल रही है, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा उस पर मैं ये कहूंगा हमारे और भी कोई सीनियर अगर हैं और उनको पता भी उस पर बात ना करें, लेट देम डिस्कस। अगर कोई अच्छी सहूलियत, अच्छी कोई सोल्यूशन निकलती है और अर्ली इलेक्शन पे कोई एग्रीमेंट होती है कि यार ठीक है, ओके, अप्रैल में कर देते हैं,
उसके बाद ठीक है आप फिर अच्छा, एक और चीज बात बताएं कर अली दें। साहब, अगर ये आप 2 सूबों की असम्बलियों को डिसॉल्व कर देते हैं और हुकूमत इन्हीं दो सूबों पे सिर्फ इलेक्शंस हो जाते हैं, तो आप लोगों के हाथ क्या आएगा? जीत भी जाते हैं, अभी भी इन दोनों सूबों में बैठे हुए हैं, जीत कर भी इन दोनों सूबों पर बैठ जाएंगे, मिलेगा क्या? देखिए मेरे ख्याल में जो ओवरऑल इलेक्शन का माहौल होता है उसमें तो जब सबका इकट्ठा होता है तो बेहतर होता है। हाँ, लेकिन अगर हमारी आप बात करें तो हमें तो एक तरह से सूट भी करता है। देखें, हमें इस वक्त अवाम की पॉपुलैरिटी वेव पे है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर आप 2/3 हम ले जाते हैं तो जो पंजाब जीता है वो वज़ीर आज़म बनाता है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा अवाम है, मैं चूंकि हल्के की ज्यादा करता हूं, मैं आपको हल्के के अवाम की, आम आदमी की बात बताता हूं। बहुत सा वोटर ऐसा होता है जो विनिंग कैंडिडेट के पीछे जाता है। जब लोग ये देख लेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के पास है, वो आधे से ज्यादा वोट वैसे ही हमारी तरफ आ जाना है, हमें तो सूट करता है। और ये दूसरे लिहाज से भी तो आप लोगों को सूट करता है। पंजाब में अपनी गवर्नमेंट होगी, केपीके में अपनी होगी, तो अपने वसाइल और अपना सारा कुछ होगा, तो ज्यादा आसानी रहेगी कि अगर इन्होंने हमें मजबूर किया ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज की तरफ, तो इमरान खान तो वो तो स्टेटस को से लड़ने आए हैं। उनके लिए तजर्बा करना, फेस करना, मुश्किलात का मुकाबला करना कोई नई बात तो नहीं है। बंदा गोली खा के जो है वो कैंपेन कर रहा है, गोली खा के पिंडी पहुंच गया लॉन्ग मार्च में। आप किसकी बात कर रही हैं, कौन सी बात कर रही हैं? और दूसरी चीज ये है कि अगर डिसोल्यूशन हो जाती है और उसके बाद जनरल इलेक्शन होता है, तो जनरल इलेक्शन में कौमी असेंबली बिलखुसूस उसके लिए केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। सूबाई हुकूमतें हमारी बैठी होंगी, तो वो एक और नुकसान है इस इंपोर्टेड हुकूमत का। और सबसे मजेदार बात, अगर ये 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाता है तो खान साहब तो तैयार बैठे हैं, वो तो इंशाल्लाह फिर सिंध आवे ही आवे। फिर तो सिंध में जरदारी साहब आपकी खैर नहीं है। अच्छा, फुल फोकस सिंध। अच्छा, ये असम्बलियां डिसॉल्व करने की जो डेट है ये 20 ही है, मतलब कि डेडलाइन दी हुई है कि 20 तक नहीं हुआ, कुछ बात नहीं बनी तो 21 को कर देंगे, या डेडलाइन आगे भी हो सकती है? मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं खुद अपनी बात करता हूं। मैं सियासत में डेट्स देने का कायल नहीं हूं। सियासत मुश्किलात में से रास्ता निकालने का नाम है, ये अपने आप को बंद गली में खड़े करने का नाम नहीं है। दिसंबर में पॉसिबल है, खान साहब ने इसकी तरफ इंडिया दिया है, और दिसंबर में होपफुली इंशाल्लाह उसकी नौबत ही नहीं आएगी, किसी डेट पे राजी हो जाएंगे। 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि एक रास्ता निकले। कौम भी परेशान है, देखें आप सब लोग टेंशन में है, सब लोग परेशान है कि यार इस मुल्क का क्या बनेगा। आप आम बाजार में जाएं, लोग कह रहे हैं यार क्या बनेगा। मुझे आम लोग मिलते हैं, कहते हैं पाकिस्तान का क्या होगा। मैं कहता हूं इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, इस पे अल्लाह का साया है, बस थोड़ा सा अमावस की रात है, ये छट जाएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। मेरे से जो ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। आबिद साहब एक बार फिर से आप लोग चैलेंज कर रहे हैं कि असम्बलियां तोड़ते क्यों नहीं है। चैलेंज तो पहले भी आप लोग करते रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ बातें करते हैं, असम्बलियां तोड़े हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अब वो जब असम्बलियां तोड़ने का बार बार ऐलान भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आप लोगों को मुज़ाकरात का भी कह रहे हैं, लेकिन अब आप लोग पीछे हट रहे हैं कि नहीं 2 सूबों में इलेक्शन होंगे, हम लोग अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। देखिए जी, ये आईनी मुद्दत बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ये नहीं है कि ये मुल्क इमरान खान की मर्जी के मुताबिक चले। अगर वो समझता है कि उनकी नाअहली है, उन्होंने केपी समेत पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, तो वो बिल्कुल रिजाइन दें, रिजाइन दे के जाके अपने हल्कों में जाएं और इलेक्शन लड़ें। और बाकी जो असेंबलीज हैं वो इंटैक्ट रहेंगी, और जब उनकी आईनी मुद्दत पूरी होगी कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की, तो इंशाअल्लाह ताला अपनी मुकर्रर मुद्दत इलेक्शन होंगे। और दूसरा, ये अक़लियती पार्टी है और इसमें अभी अदालतों में भी केसेस पेंडिंग है इन मामलात के ऊपर। तो ये भी अभी बहुत से मराइल ऐसे हैं जिनको अबूर करना है, और अगर ये समझते अगर रिजाइन देकर ये देना चाहते तो ये क्यों नहीं देते फिर रिजाइन। अगर इमरान खान ने बात की है और वो फिर बाद में कहता है कि भी मेरा अपने लोगों को कहता है कि आप घबरा रहे हैं असेंबली तोड़ने से, तो
उनकी अंदरूनी मामला। लेकिन आप लोगों की तो ये पॉलिसी थी ना, आप लोग तो कहते थे कि हम फौरी इलेक्शंस कराएंगे, इमरान खान आगे बढ़े, असम्बलियां डिसॉल्व करें, फिर तो ज़ाहिर है हुकूमत करने का कुछ आवाज़ नहीं होगा। अब ये पॉलिसी कब बदली? इत्तेहादी आपकी कुछ पार्टियां इसमें राजी नहीं थी असम्बली को डिसॉल्व करने में, फौरी इलेक्शन में जाने पे, या मुस्लिम लीग नून की अपनी ये ख्वाहिश है? पॉलिसी क्यों बदली फिर आप लोगों की? देखिए जी, आप समझती हैं कि ये जो गुनाह हमने अपने सर पे लिए हैं उनका कुफारा हम अदा कर रहे हैं। जो इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क का खाना खराब किया, मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, मुल्क में बेड़ागर्क किया, सारी चीजों का बेड़ागर्क किया। और आप समझें कि ये सारा कुछ 3 महीनों का किया करता है क्या? सारा कुछ 3 महीनों में महंगाई होगी, 3 महीनों में सारी चीजें ऊपर चलेगी। आप लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ पिछले 3.5-4 साल में। तो अब ये कुफारा अब अभी हमने ये गंदगी अपने कंधों पे ली है इस मुल्क में साफ करने के लिए। तो फिर जब हम कहते थे तो नहीं, तो ये अब जो बोझ उठाया है, गंदगी सर पे ली है। जी जी, बात सुने जरा। अगर आप समझती हैं कि इमरान खान इलेक्शन का हामी था, तो जब हम पीटीएम कह रही थी तो करवा देता इलेक्शन, क्यों नहीं करवाया इलेक्शन? उस वक्त तो जहाज में बिठाकर हमारे एमपीएस एमएनएस को तोड़ते थे। जब इस बेशरम ने सेनेट के इलेक्शन के अंदर धांधली की और हमारी अक्सरियती जमात को क्लियर में बदल गया, उस वक्त कोई सियासत और थी, उस वक्त साजिशें और थी, उस वक्त और मुल्क के हालात कुछ फर्क थे। उस वक्त हम डिमांड करते थे कि इलेक्शन करें, हम कहते थे तो नहीं किए। उन्होंने कहा आई नहीं पूरा मर के भी 10 साल हम ऊपर जाएंगे तो हम आपके कहने पे नहीं इंतखाबात कराते। तो हमें नहीं, तो अभी आप जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने सर पर ये गंद की टोकरी उठाई है जो मरियम साहिबा तो उठाना ही नहीं चाहती थी, तो ये कैसे ये भार इतनी, चले मान लिया आप मार्च अप्रैल में इलेक्शंस नहीं कराते, तो क्या ये कफारा अक्टूबर तक अदा हो जाएगा? क्या अवाम को राम कर लेंगे आप लोग? ये जो बात अवाम को राम करने की नींद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम बिजनेसेस हैं वो एक माशी बहरान का शिकार है। मुल्क में एक बड़ी बेचैनी है, बड़ी एक कपकबाहट है पूरी पाकिस्तान के अंदर। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो कारोबारी हजरात हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होगा। तो अब आप अंदाजा कर लें, जब पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश की जो ट्रेड है वो $1 बिलियन को टच करती है, तो हम $1 बिलियन को तरस रहे हैं। कभी किसी को कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे आप पैसे रखवा दें, तो क्या पाकिस्तान इस चीजों का मुतम्मल था पिछले 5-6 साल पहले? क्या आप लोगों को ये लगता है कि फौरी इलेक्शंस अगर होते हैं या हुकूमत राजी हो जाती है तो इस वक्त जो हवा चली हुई है वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है, तहरीक इंसाफ खान साहब जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी पे हैं, तो इसका नुकसान होगा आपको फौरी इलेक्शंस में, इसीलिए शायद आप लोग नहीं करवाना चाह रहे। ये पहले तो जो वोटर लिस्ट है उसको ठीक होना होगा। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे हल्के में, मैं आपको आप मुझे व्हाट्सएप दें, मैं आपको भेजता हूँ, मैं आपको पोलिंग स्टेशन पे भेजूंगा कि 1500 आबादी है वहाँ पे और 2200 वोट पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो ये मेरे पास लिस्टें पड़ी है, मैं तो इस क्राइसिस से गुजरा हूँ। तो ये चीजें अभी सेंसस होने हैं पाकिस्तान के अंदर, सेंसस के मुताबिक तमाम मामला दुरुस्त होने। तो ये क्या कहते हैं कि आरटीएस वाले वोटिंग लिस्टों पे इनको ये चाहते हैं कि आरटीएस वाले वोटिंग लिस्टों पे इलेक्शन हो, ऐसा नहीं होगा कभी। इमरान खान को जल्दी इसलिए है, आरटीएस का इल्जाम तो आप लोगों पे लगा था 2013 में। हम पे नहीं बीबी लगा ये इल्जाम, तो मैं तो अभी भुगत के आया हूँ ना ताज़ा। ये अभी 16 अक्टूबर को जो इलेक्शन हुए हैं, आप मुझे अपना व्हाट्सएप भेजें और वो फिर आप अपनी स्क्रीन पर चलाइएगा, लोगों को दिखाएं। और मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं आपके चैलेंज अच्छा आबिद शेर अली साहब, अगर आप लोग इतने क्लियर हैं अपने स्टांस को लेकर कि इन्होंने असम्बलियां तोड़नी है, तोड़े, हम लोगों ने अपनी मुद्दत पूरी करी, तो फिर डार साहब के और आरिफ अलवी साहब के मुज़ाकरात फिर किस एजेंडे पे हो रहे हैं? फिर वो जो 3 मुलाकातें हुई हैं वो फिर क्यों? आरिफ अलवी एक आईनी पोजीशन पे बैठा हुआ है। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि आप इल्लीगल हो, या वो एक आईनी पाकिस्तान के सदर हैं, उस सदर को तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इमरान खान और वो पीटीआई और वो उनके नुमाइंदे हैं, और वो जो भी उनकी डार साहब से बातचीत होती होगी तो आप वो पीटीआई वालों से पूछ लें। हमारी जो है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी क्राइसिस से निकालें,
पाकिस्तान के लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लेवल करें। अब ईरान, रशिया और सऊदी अरेबिया, टर्की, दूसरे ममालिक से जो हमने अभी पाकिस्तान के लिए जो मुआशी क्राइसिस का हल निकालने के लिए हम आगे बढ़े हैं, तो अब हमें भी काम करने दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, नून के रहनुमा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सियासी मसरूफियत कहें या फ़ैसला साज़ों की नाअहली कि हम कौमी मामलात में दूरअंदेशी से काम लेने की बजाय जब मामला बिल्कुल सर पर आ पहुंचता है तभी हमें जो है ना वो होश आती है, हमारी आंखें खुलती हैं। नाजरीन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के करता धर्ताओं ने हुकूमत वक्त के साथ साथ आवाम को भी अब ख़बरदार कर दिया है कि मुल्क में दवाओं के ख़ाम माल का ज़ख़ीरा सिर्फ 2 महीनों का बचा है, जिसके बाद अद्वियात बनना बंद हो जाएंगी और दवाओं की ज़ाहिर शॉर्टेज भी पैदा हो जाएगी। माजी में पैनाडोल जैसी बुखार की आम दवाई नहीं मिल रही थी तो पूरी कौम के साथ साथ हुकूमत के भी 14 तबक रोशन हो गए थे। अब अगर बड़े पैमाने पर ये ऐसा अद्वियात का कोई बहरान पैदा हो जाता है तो हुकूमत इसे कैसे कंट्रोल करेगी? पाकिस्तान में अद्वियात के केमिकल्स को इंपोर्ट करने के लिए एलसीज रुकी पड़ी हैं। दूसरी तरफ डॉलर की कदर में इजाफे के बाद मारूफ अमरीकी, जर्मन और फ्रांसीसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को रोकते हुए इसी महीने अपना कारोबार ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आलमी कंपनियों के कारोबार के ख़ात्मे की वजह से शुगर, कैंसर और एनेस्थीसिया और गुर्दों की अद्वियात मार्केट में ये शॉर्ट होने का ख़दशा है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ का ये मानना है कि एक तो मुल्क का जो माहौल है ये कारोबार दोस्त नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, और दूसरी तरफ खाम माल की कीमतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और हुकूमत की तरफ से कोई कॉपरेशन भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कारोबार बंद करने के अलावा उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बहरान से निपटने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को क्या करना चाहिए, मैं बात करूँगी। मुझे साबिक चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन हामिद रज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हामिद साहब आपका। हामिद साहब, बहुत ही अलार्मिंग, बड़ी डेंजरस बात है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पास दवाइयाँ बनाने के लिए खाम माल नहीं होगा, एलसीज नहीं मिल रही हैं, डॉलर भी बहुत बढ़ गया है, डॉलर है भी नहीं है मुल्क में, तो ये शॉर्टेज अगर होगी तो कैसे मैनेज करेंगी ये कंपनीज़? जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम टॉपिक को आज उठाया और आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। इस वक्त एक बहुत ही डेंजरस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आप बैंक में आपके डॉक्यूमेंट्स आए और आप बैंक को आप जाके पैसा दे रहे कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स रिटायर करें, बट दे से वी कैन नॉट डू इट, कि हमारे पास जो है डॉलर्स नहीं है। अब 3 किस्म के इस वक्त इश्यूज हैं। एक वो कि जो स्टॉक आपके पोर्ट पे आ गए हैं वो बैंक से क्लियर नहीं हो रहे, या अगर हो रहे हैं तो बहुत ताखीर से हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एलसीज हैं वो एक सर्टन लिमिट पे बैंक आ रहा है और प्री अप्रूवल फ्रॉम दी स्टेट बैंक आ रहा है, जिसमें कि कम से कम 2 माह लग जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो ये प्रोसेस इतना स्लो क्यों है? ये पहले ऐसे ही स्लो होता है या आपकी ये प्रोसेस ऐसे ही स्लो ही चलता है या आपकी बार स्लो हुआ है? नहीं, ये तो कभी ऐसा स्लो नहीं हुआ, ये अभी स्लो हुआ है और हमें भी बहुत ज्यादा परेशानी है एज ए इंडस्ट्री, क्योंकि देखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसकी जो इन्वेंट्री है मैक्सिमम 2 से 3 माह की होती है, जो आप खाम माल मंगा के रखते हैं, पैकिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल 93% इम्पोर्ट हो रहा है, पैकिंग मटेरियल तो फिर भी यहाँ से मिल जाता है। तो रॉ मटेरियल अगर क्रिटिकल मेडिसिन का अगर शॉर्ट हो गया तो एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन होगी। आपको पैनाडोल का क्राइसिस याद है, वो तो एक प्रोडक्ट थी। तो अभी तो आप देखें कि ये सैकड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं जिनके शुगर है, एनेस्थीसिया है, जो मेन मुझे पता चली है, मैंने पढ़ी है, एनेस्थीसिया है, शुगर है, कैंसर है। ये शुगर तो ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को इसकी जरूरत है, फिर एनेस्थीसिया, हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशंस वगैरह, वेरी डेंजरस सिचुएशन, वेरी डेंजरस।
तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि देखें आप इसको एज ए इमरजेंट सिचुएशन ट्रीट करें। खास तौर पे देखें खाने और दवाई के बगैर तो जिंदा नहीं रहा जा सकता ना। हाँ, कि जाहिर एक है। फूड की आपकी अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और अद्वियात की अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ये दोनों सप्लाई चेन के ऊपर तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते एज ए पर्सन एज ए नेशन। अच्छा, अभी आपने बताया कि कुछ रॉ मटेरियल वो तो पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, उसकी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं मिल रही है। अच्छा, जो अभी आ नहीं सक रहा है या मंगवाया नहीं जा रहा है, उसकी क्या रीजन है कि आ नहीं सकता? मींस डॉलर्स नहीं है, पैसा नहीं है, या हुकूमत नहीं चाहती कि डॉलर बाहर जाए इसलिए भी प्रोसेस शायद स्लो है? देखिए इसके पीछे रीजन क्या है वो तो एग्जैक्टली कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बता सकते हैं। हमें इशू ये है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को आपसे एक बैंक गारंटी एलसी की सूरत में चाहिए होती है या बैंक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में चाहिए होती है कि वो वहां से स्टॉक जब शिप करते हैं आप यहाँ बैंक में पैसा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। अच्छा। अभी ये हो रहा है कि हम बैंक में जा रहे हैं फॉर एलसीज, देयर इज अ डिले। हम बैंक में जा रहे हैं फॉर बैंक कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज डिले। और जो बैंक मैनेजर्स हमें बताते हैं कि जी हमें इस वक्त जो है वो डॉलर की शॉर्टेज है, तो वी हैव नो सोल्यूशन फॉर दैट। तो ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत इससे ज़ाहिर है आगाह ना हो? इतना अगर बड़ा मसला है तो हुकूमत भी इससे इस बारे में ज़ाहिर है उनको भी आगाही होगी, डेफिनेटली होगा। तो उन्होंने कोई या आप लोगों ने उनसे कोई बात करने की कोशिश की हो या हुकूमत ने आप लोगों तक कोई पैगाम पहुंचाया हो, ऐसा कुछ हुआ? जी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं फारूक बुखारी और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्होंने पिछली मीटिंग में एक बाकायदा एक डिटेल्ड में एक लेटर लिखा और उसका फॉलोअप दिया। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी हमने डिस्कशन की और अपना लेटर दिया। और वहां भी मैंने यही बात की थी कि देखें आपसे एक प्रोडक्ट का क्राइसिस नहीं संभला था और आपने देखा कि मीडिया और लोग परेशान थे, तो मीडिया हाईलाइट कर रहा था जिससे कि गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बिल्ड हो रहा था। तो व्हेन देयर इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन, तो फिर आप क्या करें? तो ये बहुत ही आज सोचने की बात है। दिस इज ऑफ टुडेज थिंकिंग मैटर। तो इससे ज़ाहिर है फिर ये भी खदशात बढ़ जाएंगे जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। जब सप्लाई कम होती है, प्रोडक्शन ही कम रह जाती है, तो आपकी फिर कीमतें भी बढ़ जाती हैं। फिर ज़ाहिर है किसी ने मजबूरी के बारे में हमारे 2000 की बजाय अगर उसको 10,000 की भी लेनी पड़ी, ज़ाहिर है मजबूरी के हमारे जान बचाने के लिए करना पड़ता है। फिर मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी क्राइसिस आता है तो एक्सप्लॉइटर्स जो हैं वो एडवांटेज लेते हैं। Yes. और एक्सप्लॉइटर्स जो हैं वो हर सोसाइटी में आपको पता है एग्जिस्ट करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई में जब भी गैप आता है तो जो एक्सप्लॉइटर्स हैं वो फायदा उठाते हैं। तो ये इस वक्त जो है इस काइंड ऑफ एन इमरजेंसी कि जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये देखना है कि कैसे हम फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को बिल्कुल खराब ना होने दें। नहीं तो इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर अपना बिजनेस खत्म करने का वो क्यों प्लान किया उन लोगों ने कि वो इसी महीने तक अपना काम करेंगे? इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए कोई भी कारोबार है ना, वो एक कहते हैं ना कि इट्स लाइक ए 5th क्लास मैथ कि आप एक चीज खरीद रहे हैं, एक चीज बना रहे हैं और कुछ प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। और अगर आप मुसलसल किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को नुकसान पर बेचेंगे तो एक दिन वो कारोबार बंद होगा। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का रेट आपको पता है, इट्स अबव 30-35%। आपको यूटिलिटीज के रेट पता है कि पिछले 2 साल में कितने बढ़े हैं, रुपी कितना डी वैल्यू हुआ है। लेकिन जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है किसी भी दवाई की वो फिक्स है। उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और वो अप्रूवल्स पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहे। अब जब ऐसा हुआ कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सीडिंग और आपको प्राइस नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली पाकिस्तान कंपनी ने तो कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं सरवाइव करेंगे, हमारा अपना मुल्क है। बट द कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग हियर, उनका लेकिन क्या आप लोग इस बात को इंश्योर करते हैं या आप लोगों की तरफ से डायरेक्शंस होंगी कि प्राइसेस ना इंक्रीज हो? एक ऑलरेडी ज़ाहिर लोग परेशान होंगे कि दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, लेकिन जो मिल रही हैं वो बड़ी ही कीमत पे ना मिलें। देखिए हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनके साथ लाहौर में एक मीटिंग हुई थी और वहां हमने दिया। हमने कहा जी देखिए आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, नो इश्यूज, लेकिन आप फैसिलिटेशन तो कर सकते हैं। आपने सेल टैक्स लगा दिया 4% अद्वियात के ऊपर, जो हम चार्ज नहीं कर सकते, तो वो 4% हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन गया। आपने 1% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी, वो हम चार्ज नहीं कर सकते आगे
कस्टमर से, वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन गया। तो कम से कम ऐसे जो टैरिफ रिलीफ्स हैं या ड्यूटीज के अंदर जो आपके सेल्स टैक्स हैं, पैकिंग मटेरियल पे हम 17% पे करते हैं, वो हम चार्ज नहीं कर सकते। तो अब जब आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली अगर प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते, जी हम चाहते हैं कि ये जो आपने हमारे ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए हैं सेल्स टैक्स की सूरत में, एडिशनल टैक्स की ड्यूटी में, जो हम चार्ज नहीं कर सकते, जो क्लेम नहीं कर सकते। सेल्स टैक्स का रूल ये है कि एक तरफ आप देते हैं, दूसरी तरफ चार्ज करते हैं। हाँ। लेकिन ये एक नो टैक्स लगाया गया जो हम तो पेंगे, हम किसी से चार्ज नहीं कर सकते। तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट नाउ। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, क्या एग्जैक्टली सिर्फ 2 महीने का ही आप लोगों के पास रॉ मटेरियल बचा है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। बाज कंपनीज हैं उनके पास 3 माह का इन्वेंट, एक जनरल जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है दैट इज 3 मंथ्स। लेकिन कुछ लोग ज्यादा भी रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल 1 मंथ का रखते हैं। तो आई कैन नॉट जनरलाइज इट, इट डिपेंड्स ऑन ए कंपनी टू कंपनी एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बाज प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनका मटेरियल मंगाते हैं वो साल के लिए भी चल जाता है। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद लाइफ सेविंग अद्वियात की है जो कि शॉर्टेज हो जाएगी अगर ये सिचुएशन इवन 1 महीना भी परसिस्ट की। तो बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब, साबिक चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने से या उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देने से इंतहा पसंद ग्रुपों की हौसला अफजाई हुई है? नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी नेक्टा ने सेनेट में एक रिपोर्ट जमा कराई है जिसमें यह बताया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद TTP ने अपनी तादाद और सरगर्मियों में इजाफा कर लिया। ये मुज़ाकरात पिछले साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उस वक्त शुरू हुए थे जब अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला और अफगान तालिबान ने अपनी हुकूमत बनाकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने वाली TTP को भी एक मौका देने की बात की और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत इन मुज़ाकरात की सालिस बनी। नेक्टा ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात में अब इजाफा देखा गया है। सिर्फ यही नहीं, दहशतगर्दी के 4 वाक़यात की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की है। 3 दिन पहले बनू के इलाके में जिस अंदाज में FC के एक अहलकार को कत्ल किया गया, उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के उन दिनों की याद ताज़ा कर दी जब यहाँ पर ना ऐसे हमलों से मसाजिद महफूज थी और ना ही स्कूल। मुल्क के हाई सिक्योरिटी जोन्स में भी धमाके होते थे, खून था और बारूद की बदबू थी। फिर 1-2 नहीं, कई मिलिट्री ऑपरेशंस हुए जिनमें सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ सिविलियन आबादी ने भी कुर्बानियां दी और इस कौम ने बड़ी जाफिशानी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी। अब एक बार फिर ये फितना सर उठा रहा है। कभी सवात की पहाड़ियों से इनकी मौजूदगी की आवाज़ें आ रही हैं तो कभी कोयटा और बन्नू में अपने कदम जमाते हुए लग रहे हैं। फिर ऐसे में खुफिया एजेंसीज और सिक्योरिटी इदारों के मरकजी इदारे नेक्टा की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि TTP एक बार फिर से पाकिस्तान आ चुकी है। चंद साल पहले के मिलिट्री ऑपरेशंस ने तालिबान को ख़त्म कर दिया था या पाकिस्तान से बाहर धकेल दिया था और जो यहाँ बच गए वो पाकिस्तान में ही स्लीपर सेल्स में चले गए। लेकिन अब उन्हें एक बार फिर से शय मिल रही है। अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में TTP की आमाजगाहें बताई जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 3 से 4 हज़ार है जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों में इनकी मौजूदगी अब तशवीशनाक साबित होने लगी है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अफगान उमूर के माहिर ताहिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। ताहिर साहब, जो नेक्टा की रिपोर्ट है बड़ी तशवीशनाक है, जो ये तासुर दे रही है कि कुछ तालिबान तो ज़ाहिर है बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि कुछ तालिबान अनासिर की पाकिस्तान के इलाकों में मौजूदगी है जो इंतहाई तशवीशनाक है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये और ख़तरा मज़ीद ऐसे बढ़ता चला जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में हाँ, ख़तरा इसलिए बढ़ता जाएगा कि TTP को
अब एक महफूज ठिकाना कहें, मरकज़ कहें, जगह कहें, उनको अब वो उनके पास है और पाकिस्तानी कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान है। अब अफ़गानिस्तान में ना तो उनके ख़िलाफ़ अमरीकी ड्रोन हमले हैं और आपको याद होगा कि TTP के काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में भी और 2 उनके जो उमरात अमीर थे वो भी पाकिस्तान में मारे गए। तीसरा अमीर उनका कुनड़ में मारा गया, अफगानिस्तान में मारा गया था। तो अब वो अमरीकी ख़तरा नहीं रहा। TTP से जो छोटे छोटे ग्रुप अलग हुए थे, जमीयत अहरार, हिज़्बुल अहरार, हकीमुल्लाह ग्रुप, इस तरह और भी वापस आ गए हैं। तीसरी बात यह है कि वो अब पहाड़ों में नहीं रहे। अब वो अफगानिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर वो जा सकते हैं। हाँ। उनकी मीटिंग, उनकी प्लानिंग, और फिर वो एक और अहम बात है कि अब आप उनको जिस तरह के माजी में एक महसूस जगह पे, जिस तरह के 2008-9 से बाजवट से ऑपरेशन शुरू होते हुए 2014 तक शुमाली वज़ीरिस्तान पहुंचे, तो आप उनको टारगेट कर सकते थे कि वो इस जगह मौजूद है। हाँ। अब वो एक गोरिल्ला वार वाली सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि हमला करे, गायब हो जाए, ब्लास्ट करे, माइन ब्लास्ट करे। तो क्यों आप उसको अफगानिस्तान में अब नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये जो मैंने थोड़ा सा बता दिया, वो हमारे लिए ख़तरा इसलिए है कि उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान, निक्टा की रिपोर्ट में भी ये बात है कि मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, किसी हद तक अपने पुराने निज़ाम को बहाल किया है। और आपने सही कहा कि उनके लोग आते हैं, जाते हैं। हाँ। और उनको जगह मालूम है कि किस रास्ते से आना है। लेकिन एक बात है कि जो तकरीबन 450 मैंने सुना है यहाँ पर इस्लामाबाद में लोगों से कि जब उनको इजाज़त दी गई थी कि आप घरों में चले जाएं, क्योंकि TTP की वापसी मुज़ाकरात का हिस्सा है, लेकिन घरों की बजाय वो पहाड़ों पे चले गए सबात में और जगह जगह फैल गए, और उसी का नतीजा आप सामने आ रहा है। मतलब एक तरफ तो ये उन्होंने धोखा दिया, दूसरा अफगान तालिबान इस सालिसी में मौजूद थे, शरीक थे जब रियासत पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। और अफगान तालिबान ने भी हमेशा ये बात की जब से वो इक़्तिदार में आए हैं कि वो अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अफगान तालिबान को भी इसमें ज़िम्मेदार ज़ाहिर है ठहराना चाहिए। वो अपने इस मुआहदे से, इस बात से पीछे क्यों हट गए? एक तो मुज़ाकरात में पेशरफ ना होना। मुज़ाकरात तकरीबन 1 साल पहले, 1 साल से बल्कि ज़्यादा हो गया कि शुरू हुए हैं। दूसरी बात है कि जो TTP के शराइत थे वो पाकिस्तान में रियासत के लिए, इदारों के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो मंजूर किए जाएंगे कि इंज़माम ख़त्म कर दे, उनके लोगों को मुसल्ला वापस आने दे और इस तरह उनके लोगों के तमाम को रिहा किया जाए, उनसे केसेस वापस लिए जाए, मालाकंड में शरीयत नाफिज की जाए। ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन होंगे। लेकिन और यही वजह है कि जब पेशरफ नहीं होती तो फिर उन्होंने वो शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान के भी उनसे डिमांड थे कि TTP को ख़त्म करना पड़ेगा, गैर मुसल्लह होने पड़ेगा, पाकिस्तान की आईन को मानना पड़ेगा। तो उन्होंने उनका पाकिस्तान के जो शराइत है, मुतालबात है, इनको भी नहीं माना। सालिसी बिल्कुल ज़रूर की है। सिराजुद्दीन हक्कानी से मैं ख़ुद मिला हूँ, जो वज़ीर दाखिला है तालिबान की मौजूदा सेटअप में। मैं जुलाई में उनसे मिला और उन्होंने यही कहा कि इस्लामी इमारत जो उनकी अपनी हुकूमत को कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में तशद्दुद का खात्मा हो। हाँ। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक बदतमादी भी है ड्रोन हमले की 31 जुलाई के बाद जब अलकायदा के सरबराह मारे गए हैं। हाँ। तो वो भी एक बदतमादी पैदा हुई क्योंकि जुलाई के आखिरी हफ्ते में जरगा गया था 29-30 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा से, उनकी आखिरी नशिस्त हुई थी TTP से। अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे और 6 जुलाई को सिक्योरिटी इदारों के लोग काबुल गए थे और वहाँ मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं है। और सितंबर से, हालांकि उस वक़्त जंगबंदी, फायरबंदी कायम थी, लेकिन उन्होंने हमले शुरू कर दिए TTP ने। और अभी हमले में जरा क्या मौजूदा हुकूमत में संजीदगी नजर नहीं आती है, या कुछ अब जो एक ब्रेक भी आया है, फौजी क़यादत कमान बदली है, उधर से भी जाहिर है नई पॉलिसीज बनेंगी मुज़ाकरात को लेकर। अगर मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना है, किस हद तक बढ़ना है, किस हद तक हमें उनसे स्पेस उनको देनी है, तो जाहिर है इस चीज़ का भी तो वेट है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में मुज़ाकरात शुरू हुए थे। उस वक्त ISI के चीफ और फिर बाद में जब कोर कमांडर बने थे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने मुज़ाकरात में उनका एक रोल था। हाँ। लेकिन वो भी, और अभी बिल्कुल सही आपने कहा कि नई क़यादत ने अब फैसला करना है कि मुज़ाकरात पे वापस जाना है, नहीं जाना, किस पोजीशन में जाएंगे, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब का चंद दिन पहले बयान आया था
कि टीटीपी के हवाले से अब पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। अब वो क्लियर नहीं है कि उस नजरसानी से क्या मुराद है। या जो मौजूदा पॉलिसी है कि उनके खिलाफ जहां भी वो हो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए या वापस मुज़ाकरात की तरफ जाए, तो अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप रवैया अगर दोनों तरफ से रखा जाएगा तो दोनों के लिए नुकसान होगा, रियासत पाकिस्तान के लिए भी और उनके लिए भी। जो हमले, जो दहशतगर्दी हम लोग भुगत चुके हैं आज से 12-13 साल पहले, अल्लाह ना करे दोबारा वो हालात आए, लेकिन ये अगर इसी तरह बढ़ता रहा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे? कोई शक नहीं है, और आपको चैलेंजेस बढ़ गए हैं। और जब सियासी बुहरान होगा तो तवज्जो उस तरफ होती है। और फिर जब ये गुज़िश्ता चंद महीनों से एक सिलसिला जारी रहा तो वो तो एक सियासी बुहरान भी था, फिर थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मसले थे, तो फोकस फिर आपकी सिक्योरिटी से ज़रूर किसी हद तक हट जाती है। तो वो भी एक हमारा मसला है। लेकिन जो मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस तो बढ़ गए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज टीटीपी का पाकिस्तान में ना होना है, उनकी क़यादत वहाँ है, तो आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें तो अभी देखना भी है, क्योंकि टीटीपी ने पॉलिसी चेंज कर दी है, हमले कर रहे हैं। देखो टीटीपी पहले से तरबियत ज़्यादा उसकी हो गई है। आपको चंद दिन पहले लकी मरोत में याद होगा हमला, जब हमारे चीफ पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, एक गाड़ी में जा रहे थे पोलियो कैंपेन के प्रोटेक्शन के लिए, और किसी को मौका नहीं मिला कि वो फायर करे। टीटीपी के पास असलहा ज्यादा है, वो क्योंकि अमेरिकियों ने जो असलहा छोड़ा, और शेख रशीद साहब ने खुद कहा था जब वो वजीर दाखिला थे कि उनके पास अब जदीद असलहा भी है, रात को भी वो हमला कर सकते हैं, स्नाइपर वाला असलहा भी उनके पास आया है। तो अब हमें भी टीटीपी ने अगर इस तरह कर दिया है तो अब देखते हैं कि सिक्योरिटी हमारी किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि जो आपने सही कहा कि जो तशवीश वाली बात है, जब सवात में आ गए थे लोगों ने एक पैगाम भी दिया, हर फरीक को दिया है। जब सवात में मुजाहरे हुए, जब खैबर में हुए, जब पेशावर में, मर्दान में, जगह जगह पे, और पूरा सवात निकला था, क्योंकि सवात के लोगों को पता है, वो सफ़र किया है 2009 में, और उनको मालूम है कि दोबारा वो नहीं चाहेंगे कि अपने घरों से निकले और मर्दान में कैंपों में रहे, पेशावर में कैंपों में रहे। तो एक मैसेज लोगों ने भी दिया है। किसी सतह पर कोई बातचीत शुरू करने की कोशिश नहीं की गई, कोई मुज़ाकरात की तरफ कोई नहीं हुआ इस तरह का कुछ नहीं। एक चंद दिन पहले सेनेटर सालेह शाह, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सेनेटर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि वो गए थे अफगानिस्तान, तालिबान से भी मिले हैं और हुकूमती यहाँ पर रियासती इदारों के लोगों से भी मिले हैं। टीटीपी के तर्जुमान ने, कलदम टीटीपी के तर्जुमान ने मुझे भी एक मैसेज का जवाब देते हुए इतना कहा था कि उनको हुकूमत का एक पैगाम मिला है। ये नहीं बताया कि पैगाम में क्या है, लेकिन उसके पैगाम के बाद भी हमले बहुत ज़्यादा हो गए। तो एक राब्ता तो हुआ है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अफगान उमूर के माहिर ताहिर खान साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया। नाज़िम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें हमें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।